Hi, good morning everyone. This is Ishfaq from Competition Guru Coaching Center. देखिए आज मैं zoology का जो मास्टर कैडर के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं, तो zoology से हम आज एक चैप्टर लेने जा रहे हैं, दैट्स अ नर्वस सिस्टम। क्योंकि जैसे आपको पता है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो पूरा फिजोलॉजी जो आपका सिलेबस में रहता है, जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, तो आज जो हम सिस्टम यहाँ पे लेने जा रहे हैं, दैट्स अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखिए अगर मैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डायग्रामेटिकली कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है ना, दो चीज़ें आती हैं, एक है हमारा ब्रेन और द सेकंड थिंग जो इसमें आता है दैट्स स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें सारी नर्व्स आती हैं, जो भी हमारी बॉडी में जो भी नर्वस सिस्टम में नर्व्स इन्वॉल्व होती है, वो सारी नर्व जो है ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, यानी बेसिकली अगर मैं नर्व्स की बात करूं, तो ये जो नर्व्स है, कुछ इसमें जो नर्व्स होती है एफरेंट होती है, जिनको हम मोटर नर्व्स भी बोलते हैं, कुछ जो है ना एफरेंट होती है। कुछ ने पहले हम इसको समझेंगे कि एफरेंट जो नर्व है जिसे मोटर नर्व भी कहते हैं, और एफरेंट नर्व जो है जिसको सेंसरी नर्व भी कहते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये ब्रेन है, ब्रेन का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, और यहाँ पे मैं कोई सेंस ऑर्गन लेता हूँ। क्या होगा कभी कि जब भी आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलेगा तो यहाँ से जो नर्व है वो सिग्नल देगी किसको, ब्रेन को, और ब्रेन उस सिग्नल को इंटरप्रेट करके वहां से वापस सिग्नल भेजेगा, या तो डायरेक्टली इसी सेंस ऑर्गन को या तो किसी और ऑर्गन को, ताकि जो स्टिमुलस हमें मिला हम उसके अगेंस्ट जो है ना कोई एक्शन ले। तो ये जो सिग्नल ला रहा है आपका ब्रेन से सेंसरी तक, इसे हम कहते हैं मोटर नर्व। लेकिन जो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल ले रहा है दैट्स द सेंसरी नर्व, यानी उसी को हम बोलेंगे एफरेंट, और जो मोटर नर्व है इसको हम बोलते हैं एफरेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम एफरेंट और एफरेंट में डिवाइड करते हैं। अब जो एफरेंट नर्व्स है यानी मोटर न्यूरॉन जो है ना, इट कंप्राइज ऑफ टू सिस्टम। एक सिस्टम है जिसको हम एएनएस बोलते हैं, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी। और अगर सोमैटिक नर्व की हम बात करें, सोमैटिक सिस्टम की बात करें, तो ये वॉलंटरी जो नर्व सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं। फिर अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, इट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब आगे जाके जो है ना, हम इन सभी नर्वस सिस्टम को जो है ना, हम सभी टाइप्स को जो है ना काफ़ी अच्छे से जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक आइडिया लिया कि नर्वस सिस्टम को हम पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा आता है एफरेंट एंड द एफरेंट नर्व्स। एफरेंट में दो सिस्टम आते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फिर हमारा आता है पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड एंटेरिक। इसमें आपको एक और चीज़ याद रखनी होगी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सभी नर्व्स आते हैं उनको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप होता है नर्व्स का जिनको हम बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स वो नर्व्स होती है जो आपके ब्रेन से अराइज होती है। दे आर 12 पेयर्स इन नंबर। और वहीं पे अगर मैं दूसरे नर्व्स की बात करूं, दैट्स कॉल्ड एज द स्पाइनल नर्व्स। उस स्पाइनल नर्व्स का जो नंबर होता है दैट्स 31 पेयर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मेनली देखा जाए तो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इसका जो फंक्शनल और बेसिक यूनिट जो इसका है दैट्स द न्यूरॉन। ये सभी जो नर्व्स हैं उसका जो बेसिक यूनिट है, मैं ऐसे लिखूंगा, जो न्यूरॉन है, इट्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व या नर्व सिस्टम।
तो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं, न्यूरॉन एक सेल है। जैसे अगर मैं कंप्लीट एक नर्व बना लूं, यहाँ पे नर्व एक बहुत बड़ी सी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूरॉन्स। तो अगर मैंने यहाँ पे एक नर्व ली, तो इस नर्व में बहुत सारे न्यूरॉन जुड़े होंगे तभी एक नर्व बनेगी। तो जो न्यूरॉन है बेसिकली इसी का दूसरा नाम दिया जाता है नर्व सेल। देखिए जो न्यूरॉन है, सबसे पहले मैंने कहा इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। और जो न्यूरॉन है इसी को हम बोलते हैं नर्व सेल। और इसी में याद रखना होगा आपको, जो न्यूरॉन है ये आपकी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है, ठीक है ना। और यूजुअली माना जाता है इट्स नॉन डिवाइडिंग। बट जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स होती हैं दे आर डिवाइडिंग। इट्स अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स है दे आर नॉन डिवाइडिंग, क्योंकि दे आर टर्मिनली डिफरेंशिएटेड, ठीक है। अब अगर हम इस न्यूरॉन का, किसी भी एक न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जैसे मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, ये जो पोर्शन है, जो बीच का पोर्शन है, इसे हम सोमा कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं सेल बॉडी। लेकिन इस सेल बॉडी में आप देखिए यहाँ पे बहुत से जो ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स हैं, टेंटिकल्स हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। उसके बाद सेल बॉडी का जो ये वाला एरिया है, ठीक है ना, इस सेल बॉडी का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको कुछ ग्रैन्यूल्स मिलेंगे जिन्हें हम कहते हैं नेसल ग्रैन्यूल्स। और इसके सेंटर में यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है ना। नेसल नेसल ग्रैन्यूल जो है ना, दे आर बेसिकली द क्लस्टर्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही बना होता है नेसल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। देखिए इसके बाद जो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया था, जो यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था, देखिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एक्सॉन हिल लॉक। और यहाँ से जो स्ट्रक्चर अराइज होगा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सॉन। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन का जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे टर्मिनेट होगा, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे शॉन सेल मेंशन किया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे जाके अभी एक्सप्लेन करेंगे हम इसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि जो न्यूरॉन है इसमें पहले एक डेंड्राइट्स होती है, उसके बाद सेल बॉडी, और सेल बॉडी को ही हम बोलते हैं सोमा, ठीक है ना। और जो सोमा होता है उसके बाद ही क्या होता है, यहाँ पे एक्सॉन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बना दूंगा, फिर से बना दूंगा इसका स्ट्रक्चर, दीज आर द डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट से इस तरह से यहाँ पे हमें एक्सॉन मिलेगा, ये कंप्लीट एक्सॉन है। और यहाँ पे एक्सॉन जो है ना, फिर इसके आगे एक्सॉन टर्मिनल मैंने बना दिया। सो ये हमारे पास है एक्सॉन टर्मिनल। ये यहाँ से पूरा यहाँ तक जो एरिया है ये है एक्सॉन, ठीक है। दिस इज द सेल बॉडी, इसका न्यूक्लियस है, और ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहेंगे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। देखिए जब भी कोई स्टिमुलस आपको मिलेगा तो डेंड्राइट जो है ना, दे विल रिसीव द स्टिमुलस, और उस स्टिमुलस किसको देंगे, सेल बॉडी को देंगे। और सेल बॉडी उस स्टिमुलस को एक्सॉन को देगा, एक्सॉन उस सेल सिग्नल को एक्सॉन टर्मिनल के पास पहुंचाएगा। फिर यहाँ से जो सिग्नल है वो दूसरे न्यूरॉन को मिलेगा, इस तरह से जो सिग्नल है वो आगे चलेगी। देखिए जो एक्सॉन की मैंने बात की, ठीक है ना, ये जो एक्सॉन है, अगर हम एक्सॉन की बात करें, इसमें आपको इस तरह से एक आउटर कवरिंग मिलेगी, और इस आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ कैसे बनता है वो हम अभी देखने जा रहे हैं आगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे
इसके इर्द गिर्द जो कवरिंग मिलती है आपको, इस कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। लेकिन आपने देखा होगा, यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पे मैं माइलिन शीथ नहीं बनाया, तो डेट मीन्स जहाँ पे माइलिन शीथ मिसिंग है ना, उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। तो एक माइलिन शीथ जो है ना कंटिन्यूस नहीं होता है, कहीं कहीं पे माइलिन शीथ जो है ना एब्सेंट होता है, जिसे हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है जो हम आगे सीखेंगे। तो ये जो यहाँ पे मैंने एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने रखा कि किस तरह से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, इसके बाद अगर हम सिग्नल की बात करें, जो मैं अभी कह रहा था, तो सिग्नल की जो शुरुआत होगी तो सबसे पहले सिग्नल जो है ना डेंड्राइट को मिलेगा। डेंड्राइट से सिग्नल जाएगा सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से सिग्नल जाएगी एक्सॉन के पास, और एक्सॉन से सिग्नल जाएगी एक्सॉन टर्मिनल के पास। ये जो है ना, इट्स कॉल्ड एज अ सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ सिग्नलिंग। इसी सीक्वेंस में सिग्नल जो है ना आगे चलेगी। ठीक है, इसका भी अपना एक रीजन होता है, एक लॉजिक होता है, ठीक है ना, कि हमेशा ऐसा क्यों होगा कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जा सकती सिग्नल, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएगी। बट फिलहाल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें क्वेश्चन आता है और पूछा भी गया है, अगर मास्टर कैडर की बात करें तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस पे यही बनता है अक्सर, कि सिग्नलिंग की डायरेक्शन आपसे पूछी जाती है कि बताओ सिग्नल कहाँ से कहाँ जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन आपका ये होगा, डेंड्राइट से सिग्नल सेल बॉडी में जाएगी, सेल बॉडी से सिग्नल एक्सॉन में जाएगी, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में जाएगी। फिर उसके बाद जो है ना दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल मिलेगी, और उस प्रोसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे वो कैसे होगा। देखिए, इसके बाद न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखने के बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन। सबसे पहला टाइप जो हमें न्यूरॉन का मिलेगा, जिसको हम कहते हैं बाइपोलर। अब आप बाइपोलर में देख लीजिए, यहाँ पे एक सेल बॉडी है जिसकी एक साइड से एक ब्रांच निकल रही है और दूसरी साइड से भी एक ब्रांच निकल रही है। तो एक साइड से एक एक्सॉन है, दूसरी साइड से दूसरा एक्सॉन हो सकता है या डेंड्राइट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस बाइपोलर में ध्यान दीजिए आप, जो आपका एक्सॉन है या जो आपका डेंड्राइट है, वो एक अलग अलग ब्रांच से निकल रहे सेल बॉडी से, लेकिन ब्रांच अलग अलग है, ओरिजिन अलग अलग है। वहीं पे अगर आप यूनिपोलर को देखेंगे, देखिए यूनिपोलर न्यूरॉन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल बॉडी से एक ही ब्रांच निकलती है, और वही ब्रांच आगे जाके स्प्लिट होती है इनटू द टू एक्सॉन्स और एक्सॉन ऑफ द डेंड्राइट। तो इसको हम बोलते हैं यूनिपोलर, क्योंकि ओरिजिन तो एक ही है, एक ही ब्रांच सेल बॉडी से निकली। फिर अगर हम बात करें तो तीसरी टाइप की, दैट्स मल्टीपोलर, जो हम अभी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है, ये आपको आई के रेटिना, यानी रेटिना का, आई का जो पार्ट होता है रेटिना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद, so these were the types of the neurons. There are three types of the neurons: unipolar, bipolar and multipolar usually. देखिए, इसके बाद अगर हम नर्व्स की बात करें, जैसे हर किसी सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन ही नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन के साथ साथ प्रोटेक्शन चाहिए। हर कोई बॉडी में जो हमारी सेल है उसे न्यूट्रिशन चाहिए, उसे प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि वो फंक्शनल रहे, ताकि वो लाइव रहे। इसी तरह जो हमारी नर्व सेल होती है, इनको भी न्यूट्रिशन चाहिए और प्रोटेक्शन चाहिए। और इन्हें न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास जो सेल्स होती है उनको हम बोलते हैं गैलियल सेल्स। गैलियल सेल्स, तो गैलियल सेल्स में हमें सबसे पहली सेल जो मैंने यहाँ पे लिखी, दैट्स माइक्रोगेलिया, और मैंने आगे लिखा इट्स अ मैक्रोफाज। देखिए, जब हम मैक्रोफाज की बात करते हैं, तो मैक्रोफाज जो है ना एक इम्यून सेल है जो एक प्रोसेस शो करती है जिसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और उसी फैगोसाइटोसिस से क्या करता है, वो फॉरेन जो भी बॉडीज हमारी, फॉरेन बॉडी जो भी अंदर आती है वो उनको किल करती है, ठीक है ना। पहले तो इम्यून सिस्टम में हम सीखेंगे, लेकिन मैक्रोफाज जो है ना, इसका नाम जो है ना हर किसी टिश्यू में डिफरेंट होता है। जैसे अगर लिवर की बात करें तो वहां पे जो मैक्रोफाज मिलेंगे
उन्हें हम क्यूफर सेल्स बोलते हैं। इसी तरह जो यहाँ पे ब्रेन में आपको मैक्रोफाज मिलेगी उसको हम बोलते हैं माइक्रोगेलियल, माइक्रोगेलियल सेल। तो माइक्रोगेलियल जो है ना बेसिकली क्या है, एक मैक्रोफाज है। तो इसका जो काम होगा यहाँ पे दैट विल बी डिफेंस, ये हमें डिफेंस देगा, ये प्रोटेक्ट करेगा किससे, पैथोजन से। उसके बाद अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दूसरी जो सेल है दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट। इसमें मैंने आगे लिखा है माइलिनेशन ऑफ द सेंट्रल नर्व्स, सेंट्रल नर्व सिस्टम नर्व्स, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व्स इन्वॉल्व होंगे उनकी जो माइलिनेशन है ना वो किससे होगी, ओलिगोडेंड्राइट से। ये आपको याद रखना होगा। और इसी पॉइंट को लेके मैं इस पॉइंट पे आता हूँ जो मैंने शान सेल लिखा है, इट्स अ माइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहां की जो नर्व्स है उनमें जो माइलिनेशन होती है वो किससे होती है, शॉन सेल से होती है। सेंट्रल नर्व्स में ओलिगोडेंड्राइट से माइलिनेशन होती है और पेरिफेरल में जो है ना शॉन सेल से माइलिनेशन होती है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड सेल है दैट इज द एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट का जो शेप है स्टार शेप्ड होती है। ये सेल बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इस तरह से आप देख लीजिए, मैं इसको यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ। मान लीजिए बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, उनकी सेल बॉडीज है इस तरह से। तो ये जो एस्ट्रोसाइट्स है जो स्टार शेप्ड होती है, तो ये सेल बॉडी के इर्द गिर्द इस तरह से कलेक्ट होंगे, इस तरह से प्रेजेंट होती है ताकि जो हमारी नर्व्स की जो सेल बॉडी है वो प्रोटेक्ट रहे। और इसके साथ साथ ये आपके ब्रेन में बनाते हैं BBB, दैट्स कॉल्ड एज द ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा बैरियर है जो फॉरेन या टॉक्सिक सब्सटेंस को ब्रेन में अलाउ नहीं करता, ठीक है। इसी तरह जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे हमारे ब्रेन में एक फ्लूइड रहता है जिसे हम कहते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना इट्स फॉर्म बाय एपेंडिमल सेल्स, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारी इसमें लास्ट सेल है दैट सैटेलाइट सेल। ये भी सेल बॉडी को एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट देती है, यानी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जो भी नर्व्स की सेल बॉडीज होती है उनको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं रिपीट कर लूँ क्या क्या है देखा, देखिए सबसे पहले हम माइक्रोगेलियल सेल की बात करें जो एक मैक्रोफाज है, डिफेंस में हेल्प करेगा। फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट जो माइलिनेशन तो करेगा लेकिन किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती है। एस्ट्रोसाइट जो है ना सेल बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। एपेंडिमल सेल जो है ना वो क्या बनाते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और शॉन सेल जो है ना वो भी माइलिनेशन करते हैं लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। इसी तरह जो सैटेलाइट सेल है वो भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं किसको, सेल बॉडी को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप माइलिनेशन। देखिए माइलिनेशन मैं अभी बता चुका हूं आपको। अगर मैं माइलिनेशन की बात करूं, मैंने कहा था आपसे कि अगर यहाँ पे मैं एक्सॉन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो इस एक्सॉन के इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है, तो उस कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीथ और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइलिनेशन। तो अभी आपने देखा दो सेल्स जो है ना माइलिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट और एक शॉन सेल। देखिए जो शॉन सेल होती है या ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है, तो चाहे मैं ओलिगोडेंड्रोसाइट की बात करूं या मैं शॉन सेल की बात करूं, शॉन सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट का अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखोगे इसमें आपको बहुत सारे स्फिंगोलिपिड्स मिलेंगे। तो ज्यादा स्फिंगोलिपिड होने की वजह से क्या होगा, तो ज्यादा स्फिंगोलिपिड होने की वजह से क्या होगा, इसका जो नेचर होता है वो बन जाता है डाई इलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर। इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। तो इसका मतलब ये हुआ जो एक्सॉन है ना बेसिकली, इस एक्सॉन के इर्द गिर्द ओलिगोडेंड्रोसाइट और शॉन सेल्स रहते हैं। तो उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो क्या करते हैं, वो इस एक्सॉन के साथ अटैच हो जाते हैं और उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्फिंगोलिपिड बहुत ज्यादा होता है जिससे ये क्या हो जाता है, इंसुलेट हो जाता है। और इस कवरिंग को हम बोलते हैं फिर माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ठीक है ना। बाकी आप मैं बता चुका हूं आपको कि जहां पे माइलिन शीथ मिसिंग होता है उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर।
नोड ऑफ रेनवियर, इस जगह पे यानी ये कुछ ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पे आपको माइलिन शीट जो है ना बिल्कुल एब्सेंट मिलेगा, यहाँ पे माइलिन शीट जो है ना प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक सेंसरी ऑर्गन है, दिस इज द सेंसरी ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन लीजिए, स्किन लीजिए, आई लीजिए, दिस इज सेंसरी ऑर्गन। और यहाँ पे हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन है यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन है। तो क्या हुआ, हमें यहाँ पे कुछ स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस का मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज को छुआ, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, तो उनमें एक करंट जनरेट होगा, इम्पल्स जनरेट होगा। एक न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेट होगा, वो दूसरे न्यूरॉन को देगा, वो तीसरे न्यूरॉन को देगा, चौथे न्यूरॉन को देगा, जब तक वो कहाँ पे पहुंचेगा, ब्रेन के पास। और फिर ब्रेन जो है ना वहां पे उस सिग्नल को समझ के हमारे जो फोर आर्म्स हैं उनके मसल्स को सिग्नल देगा, और ये सिग्नल भी न्यूरॉन्स के थ्रू ही आएगी, नर्व्स के थ्रू ही आएगी। हमारे फोर आर्म्स के मसल्स को जब सिग्नल मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वो हमारा हाथ वहां से छुड़वाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा नर्व सिस्टम है बेसिक फंक्शन इसी तरह से करता है कि एक स्टिमुलस मिलेगा, और स्टिमुलस मिलने के बाद क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा, और वो करंट जो है ना कहाँ की तरफ चलेगा, ब्रेन की तरफ, और ब्रेन वहां से क्या करेगा, सिग्नल देगा। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि हर कोई इम्पल्स ब्रेन की तरफ जाए, कुछ इम्पल्स जो है ना डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में ही उनका डिसीजन लिया जाता है। वो हम लेटर ऑन सीखेंगे, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्योंकि फिलहाल हम देखेंगे कि अगर हमें देखना होगा कि नर्व में इम्पल्स जनरेट कैसे होता है, तो नर्व में अगर इम्पल्स जनरेट होगा, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक न्यूरॉन बनाता हूँ, चलो मैं जनरली कोई भी सेल लेता हूँ अभी, तो ये जो सेल का इनसाइड है, दिस इज आउटसाइड। ठीक है, एक सेल का इनसाइड है, एक आउटसाइड है। अब मान लेता हूँ मैं अभी कि इनसाइड इसका नेगेटिव है। ठीक है, इसके इनसाइड में जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है, और जो आउटसाइड इसकी चार्ज है वो मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव है। ये सेल जो है अभी बिल्कुल रेस्ट में है, तो जब ये रेस्ट में है, इसका जो अंदर का चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव, और जो बाहर का चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं आरएमपी। आरएमपी का मतलब होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये सेल अभी बिल्कुल रेस्ट में है, और रेस्ट में क्या होगा, इसका जो इनसाइड है वो क्या होगा, नेगेटिव, और जो आउटसाइड है वो क्या होगा, पॉजिटिव। मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो इनसाइड है वो होगा नेगेटिव, और जो आउटसाइड है वो होगा पॉजिटिव। ये हम अभी देखेंगे क्यों हुआ नेगेटिव, क्यों, कैसे हुआ, व्हाट्स द रीजन। तो फिलहाल आपको याद रखना होगा, जब एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा तो उस टाइम क्या क्या होगा, जब सेल रेस्ट में होगी, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगी, तो उसका जो इनसाइड है वो नेगेटिव होगा, और जो आउटसाइड है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस चीज को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर देखिए। जब यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अंदर नेगेटिव है बाहर पॉजिटिव है, यानी चार्ज की डिफरेंस तो है, बाहर पॉजिटिव अंदर क्या है, नेगेटिव है। इस डिफरेंस की वजह से यहाँ पे कुछ तो पोटेंशियल का वैल्यू होगा। सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू है 70 मिली वोल्ट, 70 मिली वोल्ट। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए आप, कुछ टर्म्स हमें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हमने पहले सीखा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होगा, मान लेते हैं मैं यही सेल लेता हूँ, यही सेल में दोबारा लेता हूँ। अब इस सेल में क्या है, जो इनसाइड है वो क्या है, नेगेटिव, लेकिन जो आउटसाइड है वो क्या है, पॉजिटिव। तो हम कहते हैं ये क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मान लेते हैं मैंने इसमें कुछ कैटायंस डाल दिए, यानी कैटायंस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज डाल दी मैंने। जब पॉजिटिव चार्ज इस सेल के अंदर एंटर होगा
तो आपका जो सेल का इनसाइड है ना, यानी सेल का जो अंदर चार्ज है वो धीरे 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 पॉजिटिव बनना स्टार्ट होगा। जितने आप पॉजिटिव आयंस अंदर भेजोगे, वो एक टाइम पे क्या होगा, अंदर का सारा चार्ज क्या बनेगा, पॉजिटिव। लेकिन जब आप बाहर से पॉजिटिव चार्ज अंदर भेज रहे हो तो बाहर नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, यानी बाहर अब नेगेटिव बन जाएगा। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो है ना, इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का बिल्कुल रिवर्स हुआ, अपोज्ड हुआ। तो इस रिवर्स कंडीशन को, इस अपोज्ड कंडीशन को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन यानी पहले इनसाइड क्या था, नेगेटिव, और फिर आउटसाइड क्या था, पॉजिटिव। अब इनसाइड पॉजिटिव बन गया और आउटसाइड क्या बना, नेगेटिव। इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। देखिए, जब डीपोलराइजेशन होगा तो जो आपका पोटेंशियल वैल्यू है ना, वो प्लस की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्योंकि भाई अब इनसाइड पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया, तो पोटेंशियल जो है ना वो पॉजिटिव वैल्यू की तरफ गया। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिया +30 मिली वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या होगा जब ये डिपोलराइज हो गई सेल, और ये कब डिपोलराइज हो गई, जब हमने कुछ कैटायन जो है ना वो अंदर भेज दिए। तो जब कैटायंस अंदर चले गए, यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज अंदर चले गई, तो अंदर का सारा पॉजिटिव बन गया और बाहर नेगेटिव बन गया। इसे हमने क्या कहा, डिपोलराइजेशन। अब इस डिपोलराइजेशन में हो सकता है इसके बाद कि अंदर से नेगेटिव चार्ज जो है बाहर आने लगा, सॉरी, अंदर से जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर आने लगा। ऐसा हो सकता है कि पहले हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को अंदर भेजा, अब हम पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकाल रहे हैं। जब आप पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकाल रहे हो तो फिर से वही हालत हो जाएगी। यहाँ पे फिर से अंदर जो है ना नेगेटिव बन जाएगा, और बाहर जो है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें फिर से वही कंडीशन मिलेगी जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्योंकि आप इस कंडीशन को देखो, यहाँ पे इनसाइड क्या था, नेगेटिव, आउटसाइड क्या था, पॉजिटिव। जब हमने पॉजिटिव चार्ज को अंदर भेजा तो हमें क्या मिला, डिपोलराइजेशन, यानी रिवर्स हो गया, अंदर पॉजिटिव बना, बाहर नेगेटिव। फिर जब हमने पॉजिटिव चार्ज को फिर से बाहर निकाला तो अंदर फिर से नेगेटिव बना, बाहर फिर से पॉजिटिव बना। इसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जो डिपोलराइजेशन से आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस मिला, वापस जो मिला आपको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है। तो 3 प्रोसेस जो है ना वो यहाँ पे याद रखनी होगी। मैं इनको फिर से यहाँ पे हाईलाइट करने जा रहा हूँ कि जो 3 प्रोसेस हैं। एक हमने सीखा सबसे पहले, दैट्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दूसरा हमने सीखा कि डिपोलराइजेशन, और तीसरा हमने सीखा हाइपरपोलराइजेशन। तो अगर मैं हम इनको एक ही लाइन में सम अप कर दूं तो हम इस तरह से समझेंगे कि कैसे है ये प्रोसेस। अब मान लेते मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये मेम्ब्रेन है, दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड। तो जब रेस्टिंग कंडीशन होगी, इनसाइड विल बी नेगेटिव और आउटसाइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर हमने सेकंड केस में देखा कि अगर यहाँ से, यानी आउटसाइड टू इनसाइड, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, तो जो अंदर का सारा चार्ज है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और जो बाहर का चार्ज है वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है ना। इस केस को, पहले केस को हमने बोला था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसको हम बोल रहे हैं डिपोलराइजेशन। उसके बाद हमने देखा फिर जब इसका रिवर्स होगा, इसका रिवर्स होगा मीन्स अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आने लगा, तो इनसाइड जो है ना फिर से नेगेटिव बन जाएगा और आउटसाइड पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। सॉरी, इट्स नॉट हाइपर पोलराइजेशन, इट इज रिपोलराइजेशन। तो इस चीज को हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन। इस चीज को हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पे भी अब रिपोलराइजेशन। अब आप ध्यान दीजिए, जब ये रिपोलराइजेशन होगा, ठीक है ना, रिपोलराइजेशन में हमने देखा कि जो इनसाइड है आपका वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा,
और जो आउटसाइड है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मान लीजिए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसका जो पोटेंशियल था वो था -70 मिली वोल्ट, और डिपोलराइजेशन के टाइम ये कितना हुआ, 30 मिली वोल्ट। ठीक है ना। जब रिपोलराइजेशन का प्रोसेस होगा, ये वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आएगा, दैट इज -70 मिली वोल्ट। बट कभी कभी हो सकता है ऐसा कि ये क्या होगा कि -70 पे नहीं रुकेगा, ये और नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए ये -90 तक पहुंचा, -90 तक ये पहुंचा, लेकिन उसके बाद ये वापस आ जाएगा -70 पे, क्योंकि रहना तो इसको -70 पे है। बट पहले कभी हो सकता है कि ये -70 से जंप कहां तक करेगा, -90 तक, और इस केस को हम बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन यानी जब ये क्या होगा, when it will be more negative than the resting membrane potential। ठीक है। तो 4 केसेस मैंने आपको यहाँ पे समझाए। वन इज द पोलराइजेशन यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दूसरा है डिपोलराइजेशन, और तीसरा फिर हमने देखा कैसे रिपोलराइजेशन होगा, और फिर हमने ये भी देखा कि हाइपर पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे कि जो जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है कि नर्व में कैसे इम्पल्स जनरेट होगा। ठीक है। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी सेल आप लोगे उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज इम्परमेबल टू आयंस, वो आयंस को अलाउ नहीं करती। आयंस के मोमेंट के लिए, यानी आयंस जो है ना सिंपल डिफ्यूजन से मूव नहीं करेंगे, आयंस के मोमेंट के लिए हमारे पास चैनल्स होती है, चैनल्स होती है। और चैनल जो है ना बेसिकली ब्रॉडली दो तरह की होती है, लीकी चैनल्स होती है और गेटेड चैनल्स होती है। अब लीकी चैनल जो है ना इनमें कोई गेट नहीं है, दे आर ओपन ऑलवेज। ठीक है ना। अब गेटेड की अगर हम बात करें, गेटेड चैनल्स, इसमें बहुत सारे मैकेनिकली गेटेड। ठीक है ना। एंड वन थिंग इज देयर दैट्स कॉल्ड एज अ VGIC। VGIC का मतलब बोलते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। तो अगर हम चैनल्स की बात करें, एक लीकी चैनल होती है हमारे पास, दूसरी गेटेड चैनल्स होती है, और गेटेड चैनल्स में मैंने एग्जांपल दी VGIC, दैट्स वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, जो हमारे काम के यहाँ पे। अगर न्यूरॉन में बात की जाए, यहाँ पे आपको गेटेड चैनल जो मिलेंगे सोडियम के भी और पोटेशियम के भी, लेकिन जो सोडियम VGIC यहाँ पे होती है वो फास्ट होती है। ठीक है ना, दैट्स वेरी फास्ट। अब क्वेश्चन है इनका रोल क्या होगा। देखिए VGIC में आपको याद रखना होगा इम्पोर्टेंट वो ये कि VGIC जो है ना दे डू नॉट ओपन एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कोई भी VGIC ओपन नहीं होती है यूजुअली, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, वो हम कार्डियक, वो हम देखेंगे इन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरी चीज जो VGIC की ये है, दे ओपन एट पर्टिकुलर पोटेंशियल, कि हर किसी VGIC का अपना एक पोटेंशियल होता है। ठीक है ना। मान लीजिए सोडियम VGIC जो है -55 मिली वोल्ट पे ओपन होगा, लेकिन पोटेशियम का जो पोटेशियम VGIC है वो किसी और पोटेंशियल पे ओपन हो गया, मान लीजिए वो +30 मिली वोल्ट पे ओपन हो गए फॉर एग्जांपल। तो हर किसी VGIC का जो है ना अपना एक पोटेंशियल होता है। ठीक है ना। एंड इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। तो यहाँ पे मैं न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ, तो न्यूरॉन्स में अगर मैं देखूंगा लीकी चैनल जो है ना आपको दोनों के लिए मिलेंगे, सोडियम के लिए भी और पोटेशियम के लिए भी। लेकिन पोटेशियम की जो लीकी चैनल्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगी किससे, सोडियम से। और याद रखने इन्हीं लीकी चैनल्स की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होता है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होता है दैट इज ड्यू टू द लीकी चैनल्स, दैट्स पोटेशियम लीकी चैनल एंड द सोडियम लीकी चैनल्स। ठीक है ना। गेटेड चैनल्स का इसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है। तो इसके बाद, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हमें ये याद रखना होगा कि जो हमारे पास चैनल्स है वो हमारे पास दो तरीके हैं, लीकी चैनल्स और गेटेड चैनल्स। और गेटेड चैनल्स में हमने ये देखा VGIC जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना।
चलिए अब इसको समझते हैं ग्राफिकली कि होगा क्या, व्हाट विल हैपन। देखिए न्यूरॉन्स में होगा क्या बेसिकली, जब मैं न्यूरॉन्स की बात करूं, देखिए जो मैंने यहाँ पे -70 मिली वोल्ट लिया है, ये होता है न्यूरॉन का, एक टिपिकल न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट मीन्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होगा कि इनसाइड क्या होगा, नेगेटिव होगा, और आउटसाइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना है, -70 मिली वोल्ट। उसके बाद आप यहाँ पे इसको स्टिमुलस दोगे। स्टिमुलस मीन्स आप जो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मीन्स सोडियम यहाँ पे अंदर जाएगा, और सोडियम जब अंदर जाएगा जाएगा तो धीरे धीरे अंदर की चार्ज जो है ना वो क्या होने होने लगेगी, पॉजिटिव, और जो बाहर की चार्ज है वो क्या होने लगेगी, नेगेटिव। ठीक है ना। एक वैल्यू आएगा जिसको हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड, यानी थ्रेश होल्ड वो वैल्यू है, इसके बाद जो भी पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद वहां पे क्या होगा, कोई ना कोई वीजीआईसी जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो पहले क्या था, पहले पोटेंशियल कितना था, -70। तो जब सोडियम अंदर गया, पॉजिटिव चार्ज अंदर गया, तो धीरे धीरे पोटेंशियल जो है ना पॉजिटिव की तरफ जाने लगा, और पोटेंशियल पहुंचा -55 मिली वोल्ट। अब जो ये -55 मिली वोल्ट है, ये थ्रेश होल्ड है। इस -55 मिली वोल्ट पे, जो ये -55 मिली वोल्ट है, यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम की वीजीआईसी है वो ओपन हो जाएगी। देखिए सोडियम की कोई भी वीजीआईसी हो, उसमें दो चीजें होती हैं, एक एक्टिवेशन गेट होता है, दूसरा इनएक्टिवेशन गेट होता है। दिस इज द एक्टिवेशन गेट, और ये जो है ना इट इज द इनएक्टिवेशन गेट। तो यहाँ पे क्या होगा, -55 मिली वोल्ट पे जो सोडियम वीजीआईसी वो ओपन हो गई। ठीक है। तो जब सोडियम वीजीआईसी ओपन हो गई -55 मिली वोल्ट पे, तो बहुत सारा सोडियम जो है ना एक साथ अंदर जाएगा, और इतना सोडियम अंदर जाएगा कि अंदर की सारी चार्ज जो है ना वो अब क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और बाहर की सारी चार्ज क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो इस केस को हमने सीखा था, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो यहाँ से मैं अगर जो लाइन खींच रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो है ये है डीपोलराइजेशन। और इस डीपोलराइजेशन के टाइम जो सोडियम वीजीआईसी है वो ओपन है, और पूरा सोडियम जो है ना वो कहाँ पे आ गया, बहुत सारा सोडियम जो है वो किस में आ गया, सेल के अंदर। तो इस केस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो जब ये डीपोलराइजेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या होगा कि जो पोटेंशियल है आपका वो -70 से +30 तक पहुंच जाएगा, और इस +30 पे सोडियम की वीजीआईसी जो है ना अब इनएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है ना, इनएक्टिवेट हो जाएगी, यानी अब कोई सोडियम जो है ना अंदर नहीं आएगा। लेकिन जो यहाँ पे +30 पे क्या होगा, पोटेशियम की वीजीआईसी ओपन होगी। तो इस +30 पे पोटेशियम की वीजीआईसी ओपन होगी, और हमें पता है पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा होती है, तो पोटेशियम जो है ना वो बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, और पोटेशियम की चार्ज पॉजिटिव है। तो डैट मीन्स अब यहाँ पे अंदर से जो है बाहर की तरफ क्या जाएगा, पोटेशियम जाएगा। इससे क्या होगा, जो पोटेंशियल जो अंदर की चार्ज है वो सारी नेगेटिव हो जाएगी, और जो बाहर की चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इन्हें पूरा यहाँ से यहाँ तक दोबारा हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिलेगा, इसको हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रिपोलराइजेशन किसकी वजह से है, तो डेट इज सोड पोटेशियम वीजीआईसी। ठीक है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे रिपोलराइज होते 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 ये कहाँ पे पहुंचेगा, पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, ये आगे क्रॉस करेगा और -90 तक जाएगा। उसके बाद ये वापस फिर से आ जाएगा कहाँ पे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। तो ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव हो रहा है, इसी को मैंने कहा था हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन है ये हाइपर पोलराइजेशन क्यों होता है, ये क्यों नहीं यहीं पे रुकता है, क्योंकि जो पोटेशियम की वीजीआईसी एक बार ओपन होती है ना, वो जल्दी जल्दी क्लोज नहीं होती है। ठीक है ना, दे आर वेरी स्लो टू क्लोज। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, सबसे पहले जो है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट है। उसके बाद जब हम यहाँ पे स्टिमुलस देंगे, मीन सोडियम अंदर आएगा, तो जब सोडियम अंदर आता रहेगा तो ये जो स्टिमुलस है
ये इसको कहाँ पे लेगा, थ्रेशोल्ड पे, -55 मिली वोल्ट पे। इस -55 मिली वोल्ट पे सोडियम की VGIC ओपन होंगे और यहाँ पे डिपोलराइजेशन का प्रोसेस होगा, और जो आपका पोटेंशियल है वो कितना बन जाएगा, +30 मिली वोल्ट। इस +30 मिली वोल्ट जो है ना, इट्स अ इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर सोडियम। इसमें ना कोई सोडियम अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। यहाँ पे पोटेशियम की VGIC ओपन होंगी और पोटेशियम बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, तो धीरे धीरे पोटेंशियल कम हो जाएगा और ये वापस कहाँ पे पहुंचेगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। लेकिन अभी यहाँ पे रुकेगा नहीं, आगे जाएगा और फिर वापस आ जाएगा अपनी जगह, डेट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और यहाँ से दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक इस पार्ट में जो है ना हम इतना ही करेंगे न्यूरॉन नर्व सिस्टम का, ठीक है ना। नर्व सिस्टम में आगे जो भी होगा वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।